So hello everyone, this video is very important for the students जिनकी भी एग्जाम है सीए इंटर की जनवरी 25 के अटेम्प्ट में। और अगर आप ग्रुप 2 के लिए अपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आईसीएआई ने अपने वेबिनार्स में हमें बताए हैं। अब वो वेबिनार्स कौन से हैं, कहाँ पर कंडक्ट हो रहा है, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगर आप पूरे उन वेबिनार्स को खुद से देखना चाहते हो तो आप आईसीआई के बीओएस पोर्टल पर जा सकते हो। वहां पर अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर सक्सेस एट सी एग्जाम्स कर आपको एक लिंक दिख जाएगी, उस पर क्लिक कर आपको सारे वेबिनार्स अवेलेबल हो जाएंगे। और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी सारी वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखी है, सो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। अब इन वेबिनार्स के अंदर उन्होंने बताया है कि इस अटेम्प्ट में जनवरी 25 अटेम्प्ट में कहाँ से चीजें आ सकती है। उन्होंने डायरेक्टली हिंट्स दिए हमें, कुछ ऐसी रिपीटेटिव मिस्टेक्स बताइए जो कि स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, और ऐसे कौन से प्रिसाइज पॉइंट्स है जहां पर आईसीआई बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और अगर नंबर नहीं देता है तो नंबर नहीं देता है। इसीलिए हमें कई बार लगता है कि हमारा पेपर एग्जामिशन लायक गया था, हम डेफिनेटली क्लियर तो कर ही रहे हैं, बट हमारे 30 से 35 नंबर पर ही हम अटक जाते हैं और फिर हमें लगता है कि यार आईसीआई ने कुछ गलत करा है। नहीं, हमने कुछ ऐसी गलतियां करी, आईसीआई ने तो हमें पहले ही बता दिया था, बट हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको समझा नहीं। जैसे सीए परिधि कोठारी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको सीए फाउंडेशन से लेकर आफ्टर सीए तक सारी वीडियोस जो अवेलेबल हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं विद सब्जेक्ट ऑडिट के साथ, क्योंकि ऑडिट जो है ना वो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। इन द सेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको क्लियर करना, कितने ही अटेम्प्ट्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स को, बट ऑडिट जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाता। क्यों? सबसे बेसिक गलती ये होती है कि ऑडिट में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस जिसमें हमें बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स लिखने रहते हैं, एज इट इज आंसर्स लिखने रहते हैं और उसमें नंबर मिल जाते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है नंबर कवर करने का। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि समझ ही नहीं आते कि कहाँ से पूछे गए हैं। तो आईसीआई के वेबिनार्स में उन्होंने क्लियरली एक पॉइंट बोला था कि ये जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, खास करके एसएस में से जो पूछे जाते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और हमें कई बार लगता है कि हमें 5 में से 4 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे, पर वो नहीं मिलते, क्योंकि वहां पर इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है बहुत सारे एसेस का। हम वो समझ नहीं पाते, हम एक या दो ऐसे भी लिखते थे और हमें लगता है कि हो गया काम। नहीं, अगर आंसर स्क्रिप्ट में उनकी 4 से 5 एसेस का रेफरेंस दिया हुआ है और आपने अगर 1-2 एसेस का रेफरेंस दिया है तो आपको डेफिनेटली 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे 5 में से, और जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 4 या 4.5 नंबर मिल जाते हैं, इसीलिए वो नहीं मिल पाते हैं। सो एक बेसिक टिप जो मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहती हूँ वो ये रहती है कि ऑडिट के चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना इंस्टेड ऑफ एसेस के करते हैं। और ये चीज मैंने फाइनल तक आते आते सीख ली थी कि यार चैप्टर्स जो है ना नंबर वही दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर हम एसेस पर कितनी ही कमांड बना ले चाहे, बट होता क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में जाकर समझ नहीं आता कौन सा ऐसे, और पूरे नंबर मिलते ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में। तो इससे अच्छा होगा कि हम ज्यादा फोकस जो है वो चैप्टर पर करें और ऐसे पे थोड़ा सा कम फोकस कर जाए। सेकेंड बात ये आती है कि जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज हमें बताई थी कि आप प्रोविजंस लिख रहे हो, आप एज इट इज प्रोविजंस लिख रहे हो, आप कंक्लूजन भी लिख रहे हो, लेकिन जो बीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि फैक्ट्स ऑफ द केसेस और प्रोविजन को कनेक्ट करना रहता है। मतलब हमारा ऑडिट का आंसर बहुत जनरल चलता है, क्या मतलब जो है हमने यहाँ तो लर्न कर रखा है तो हम एज इट इज पूरा लिख देंगे, या फिर हम लिख रहे हैं जनरली कुछ तो भी, लेकिन आंसर में क्वेश्चन का रेफरेंस और प्रोविजन से कनेक्टिविटी मतलब इंटरलिंकिंग अगर आपने नहीं करी है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा नंबर क्योंकि बीच के पार्ट के होते हैं जो कि हम नहीं करते। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में किसी भी चीज का लाइक रेफरेंस दे रखा है कि एबीसी लिमिटेड है, कुछ ऐसी चीजें बता रखी, तो वो आपको आपने आंसर में मेंशन करनी है, फिर सजेस्ट करना है एज अ सीए कि आप क्या करना चाहोगे, और वही इंटरलिंकिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है कि एमसीक्यूज जो रहते हैं ऑडिट के, वो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा नंबर स्कोरिंग रहता है और हमें सही लगता है वो सारा एमसीक्यूज, लेकिन एमसीक्यूज सबसे ज्यादा लॉजिकल होते हैं। मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रही है चीजें, अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपने सिर्फ लर्न कर लिया, रट्टा मार लिया, तो एमसीक्यूज आपसे नहीं होंगे। आपको लगा कि आपने सही कर दिया बट वो नहीं करा है सही। और इस बार भी उन्होंने सेम चीज बोली कि एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा लॉजिकल पूछे जाएंगे और ज्यादा एमसीक्यूज ऐसे इसमें से बनते हैं और ये कंपैरेटिवली इजी रहता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलना है, तब आपसे एमसीक्यूज आसानी से बन जाएंगे। इसके लिए आप चाहो तो आप एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आईसीआई की वेबसाइट से भी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ये करी कि उन्होंने एक सारांश करके पीडीएफ निकाल रखा है, जो कि आपको आईसीआई के बीओएस पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने चैप्टर वाइज इंडेक्स दे रखा है बहुत शॉर्ट में, तो अगर आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है या फिर आपने किसी भी चैप्टर को करा नहीं है अभी तक,
तो आप वहां से इसकी शॉर्ट समरी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो एक बार वो पीडीएफ से जरूर रेफर कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया, जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती आ रही हूँ, कि ऑडिट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब जैसे इंग्लिश होती है वैसे हिंदी होती है, वैसे ही ऑडिट भी एक अलग से लैंग्वेज है। और जैसे क्या होता है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले किसी भी चीज को प्रूफ हम बोलते हैं, तो ऑडिट में हम उसको एविडेंस बोलते हैं। और सिर्फ एविडेंस नहीं, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस हम बोलते हैं। मतलब जहां पर भी आप एविडेंस यूज कर रहे हो, वहां पे आप सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस यूज करते हो। अब बहुत सारे लोग ये चीज समझ चुके हैं कि यार हमको कीवर्ड्स के नंबर मिलते हैं, टेक्निकल वर्ड्स के नंबर मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं एग्जाम में जाकर, कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो कहीं पर भी अपने जो फिक्स्ड कीवर्ड्स उन्होंने लर्न कर रखे हैं वो लिख देते हैं, और कुछ भी करके अपना आंसर फ्रेम कर देते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि हमने पूरे पेपर में बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स कीवर्ड्स लिखे, हमें नंबर मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। वो लोग जो वहां पर चेक कर रहे हैं वो कोई पागल लोग नहीं कि वो आपको किसी भी चीज के नंबर दे देंगे। आपको सही जगह सही रेफरेंस यूज करना है। कीवर्ड्स का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कोई सा भी कीवर्ड लगाकर यूज कर दिया और बोल दिया कि आंसर तो सही है, नहीं। अब हम चलते हैं कॉस्ट सब्जेक्ट की तरफ। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला कॉस्ट में थ्योरी के लिए, कि थ्योरी में लोग ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हमने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा, लेकिन थ्योरी में एज इट इज लैंग्वेज चाहिए रहती है। मतलब आप जनरली अगर लिख कर आ रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको बुलेट पॉइंट्स एटलीस्ट याद होने चाहिए। और लोग आजकल क्या करते हैं, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स याद कर लेते हैं और अंदर की चीजें बिल्कुल भी मन से आउट ऑफ द बॉक्स वो लिख रहे हैं, तो नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ रेफरेंस होना चाहिए, मतलब चीजें थोड़ी बहुत अंदर की भी आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि क्या लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी हम लिख कर आ रहे हैं और सिर्फ बुलेट पॉइंट के नंबर आजकल नहीं मिलेंगे। सेकेंड चीज, पर्सनली मैं क्या एक टिप देती हूँ आपको, कि थ्योरी जो है ना कभी भी बुक से मत करा करो, थ्योरी के अलग से वीडियोस देख लिया करो। वो बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि कम टाइम में आप उससे से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। और आजकल थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल चैप्टर्स में भी से भी पूछ के आ रही है, तो हमें पता नहीं कि हम कहाँ से थ्योरी करें। तो बेस्ट सजेशन ये रहेगा, और इस बार भी उन्होंने सेम हिंट्स दी है कि थ्योरी प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से भी आ सकती है। तो सिर्फ ऐसा मान के मत चलना कि सिर्फ थ्योरी चैप्टर्स है वही थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप यूट्यूब पर वीडियोस बहुत सारी डली हुई है थ्योरी की, वहां से आप वीडियोस जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कॉस्टिंग में बच्चों की, उनको फॉर्मूलाज अच्छे से याद है, बट वो क्वेश्चन में पढ़ ही नहीं रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करो, तो वो कॉस्ट ड्राइवर्स कॉस्ट सेंटर में कंफ्यूज हो रहे हैं। सेकेंड चीज उन्होंने ये आइडेंटिफाई करी कि क्वेश्चन में अगर अलोकेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, अपोर्शनमेंट क्या है, ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। सो बहुत अच्छे से जो है ये बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर आप करके चलो। आपको कॉस्टिंग में अगर कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो फिक्स्ड चैप्टर्स होते हैं। कॉस्ट शीट का जो फॉर्मूला रहता है, मतलब कॉस्ट शीट का एक पूरा हमारे पास फॉर्मेट रहता है, वो एज इट इज आप लर्न कर लो, वहां से आपको डायरेक्टली इजीली नंबर मिल जाता है। बट इस बार कॉस्ट शीट का भी क्वेश्चन जो है वो काफी टफ आया था। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि एटलीस्ट आपका फेस ऑफ द, मतलब जो कॉस्ट शीट का फेस है, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेट है, वो अच्छे से याद होना चाहिए और उसको स्पेसिफिकली आपको फॉलो करना है। उसके बाद अगर आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो आपके वर्किंग नोट्स का पार्ट होता है। वर्किंग नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स जहां से कंफर्म क्वेश्चन आना है और बहुत सिंपल है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, मतलब 100% क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। तो आप ऐसे चैप्टर्स पे कमांड बना सकते हो। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि हमें समझ आता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो लोग कम अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि बहुत टफ पड़ता है ऑब्वियसली। मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा आपको कि आप नहीं करना चाहते हो ना अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो आप छोड़ दो उसे। लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स, मतलब आप उसमें कितना भी टाइम दे दो, हमें पता है कि एग्जाम में हमसे बनना ही नहीं है, तो इंस्टेड उसकी जगह बाकी सारा टाइम जो है वो आप दूसरे चैप्टर्स को दे दो। तो 80 नंबर का भी अगर आप करके जा रहे हो तो 60-70 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। ऐसी जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट, मैंने एक पर्सनली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बजटरी कंट्रोल वाला जो चैप्टर है वो मैंने नहीं करा था, और उसका कंफर्म क्वेश्चन आया था कंपलसरी क्वेश्चन में, पर मैंने वो नहीं करा था, तो मैंने उसको आराम से छोड़ा बिंदास, और मेरा एग्जामिशन स्कोर करा मैंने उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि मैंने जो करा था वो बहुत अच्छे से करा था, और ये सिंपल सी टिप जो है वो करनी है। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट एफएमएसएम के साथ। पिछली बार और लाइक 2-3 अटेम्प्ट्स में हम देख रहे हैं कि एफएम का पेपर काफी टफ आ रहा है, और यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करा कि एफएम पूरा फॉर्मूला का खेल है। तो अगर आपको फॉर्मूला जो है वो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है ना उसमें 1 या 2 चीज में एरर कर देते हैं, हमें वहां पर जाके बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब आपको अच्छे से फॉर्मूला याद ही नहीं है, और उसके बाद फिर आपने भले ही कितना ही अच्छे से सॉल्व करा, लेकिन स्टार्टिंग का अगर फॉर्मूला ही गलत हो गया तो एंड आंसर गलत आना, और उसके फिर लिटरली 1 या 2 मार्क्स मिलते हैं मुश्किल से। बहुत बड़े से बड़ा क्वेश्चन में अपने भले उसको कितना ही अच्छे से सॉल्व कर लिया। सो फॉर्मूला शीट जो है वो आप बना के रखना अपने एफएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट एसएम की उन्होंने बात करी कि 5 चैप्टर्स है भले एसएम में, लेकिन हम देख रहे हैं कि एसएम में लोग बहुत जनरल तरीके से अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि एसएम में डायरेक्ट क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, बट एसएम में ज्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए आजकल। कि जब भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपका फॉर्मेट सेम रहना चाहिए कि जो एसएम में स्पेसिफिक पॉइंट है सबसे पहले वो आप वो लिखोगे, सेकंड में आप फैक्ट्स ऑफ द केसेस और आपका जो भी लाइक आंसर है उसको कनेक्ट करोगे, और थर्ड में आप लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे जो कि 2-3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एफएम में उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज ये बोली थी कि बच्चे भूल जाते हैं, मतलब हम क्या करते हैं अधिकतर क्वेश्चंस में लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, वहां पर आपको आंसर डिराइव करना रहता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अब क्या होगा, मतलब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट। तो लोग आखिरी तक आंसर सॉल्व कर रहे हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि हमें कंक्लूजन भी देना है, और उसके 1 या 2 नंबर अलग से होते हैं। एफएम में उन्होंने थ्योरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि एफएम की जो थ्योरी रहती है ना वो कंफर्म चैप्टर्स में से आती है, फिक्स्ड है उसके क्वेश्चंस की, यही चलते आ रहे हैं सालों से, तो उसकी वीडियो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे दे सकते हो। लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग उसमें बहुत जनरलाइज्ड तरीके से आंसर लिखते हो, उन्हें याद नहीं रहती चीजें। सो मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप एज इट इज जो है वो पॉइंट्स वहां पर लिखोगे, कुछ मैच होना चाहिए। नेक्स्ट चीज एफएम के लिए बोली कि लोग एफएम के वर्किंग नोट्स पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, जो स्टेप मार्किंग रहती है वो आप अच्छे से समझा ही नहीं रहे, और उसकी वजह से क्या होता है डायरेक्ट आंसर लिखने की वजह से अगर कभी आपने कैलकुलेटर पे लाइक कोई भी मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कोई, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने डायरेक्ट आंसर जो है वो डिराइव करा है। फॉर्मूला लिखना है, 2-3 स्टेप्स लिखनी है बराबर उसकी, और फिर आपको फाइनल आंसर पे डिराइव करना है, यानी कि जहां पर भी आपने गलत करा उसके ऊपर के एटलीस्ट आपको मार्क्स मिल जाए, और ये सबसे आसान तरीका होता है मार्क्स स्कोर करने का। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना,